हाय गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप सब लोग। आज ये जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ ये ऑफ कोर्स नोएडा शहर की है, जैसे कि आपने अभी थंबनेल पे देखा ही होगा। नोएडा शहर ये दिल्ली के पास में आता है। मैं तो मोस्टली हमेशा यही मानता हूँ कि ये दिल्ली का ही एक हिस्सा है। दिल्ली में जैसे नाइट लाइफ है, नोएडा में भी एग्जैक्टली सेम नाइट लाइफ है। जैसे नोएडा में नाइट लाइफ है ना, लाइक मैं तो वहाँ पे बहुत बार जा चुका हूँ, बहुत बार रह चुका हूँ, आई हैव सीन इट्स लिटरली वेरी फन। नोएडा में मैंने बहुत जगह पे ऐसा देखा है जब रात में एकदम कच्चा कच भीड़ जमी हुई रहती है वहाँ पे फॉर द नाइट लाइफ, फॉर द पार्टीज एंड ऑल। लेकिन ऑल्सो वहाँ पे ऐसे बहुत सारे इलाके भी हैं जहाँ पे लोग सुबह में भी नहीं जाना चाहते, सुबह में भी उन इलाकों के इर्द गिर्द नहीं भटकना चाहते। मुंबई में भी ऐसे इलाके, ऑफकोर्स आपको तो पता ही अगर आप मेरा चैनल देखते आए हो तो, कि मुंबई में भी एक जगह पे बहुत ज़्यादा रोशनी है और एक जगह पे सिर्फ अंधेरा, जैसे आर्य कॉलोनी। नोएडा में ना एक अपार्टमेंट है, ये पूरी कहानी आज उसके इर्द गिर्द घूमने वाली है। ये साल था 2008 जब एक फैमिली, शर्मा फैमिली, एक नोएडा की काफ़ी अच्छी खासी पॉश बिल्डिंग में 12th फ्लोर पे आई थी रहने के लिए। घर अच्छा था उनके लिए, एक नॉर्मल घर जैसा ही था कि हम यहाँ पे रहने जा रहे हैं, दिस इज़ गोइंग टू बी अ हाउस, हम इसको अच्छे से सजा कर रखेंगे, सब चीज़ रखेंगे, हर एक चीज़ अच्छी होगी। लेकिन उनको नहीं पता था कि उसी घर का जो बैल्कनी है, वहाँ की एक दीवार कुछ कहानी छुपा रही है, कुछ आवाज़ें छुपा रही है उसके अंदर, कुछ ऐसी चीज़ें हैं उस दीवार के अंदर जो एक आम आदमी झेल नहीं पाएगा, खासकर रातों में। अब मुझे पता नहीं कि ये कहानी कितनी सच्ची है, कितनी झूठी है, लेकिन एक चीज़ ज़रूर बताऊंगा, इसके सोर्सेज एकदम वैलिड है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने इसके ऊपर आर्टिकल डाला था और आज ये कहानी उसके इर्द गिर्द ही घुमाऊंगा। ऑफकोर्स आर्टिकल पढ़ने में बड़ा बोर होगा आपको, इट्स बेटर कि मैं आपको कहानी पूरा नरेट कर दूँ। लेकिन अब ये वीडियो शुरू करने से पहले ऐसे ही और हॉरर, मिस्टीरियस एंड हिस्टोरिकल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को। अब ये कहानी शुरू होती है। अक्टूबर 2008 में नोएडा के एक हाई राइज बिल्डिंग में शर्मा फैमिली शिफ्ट होती है। इसके अंदर थे रंजीत, रीना और उनका बेटा रमन। जो रंजीत था वो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री में अच्छा खासा बिजनेसमैन था, जो रीना थी वो एक हाउसवाइफ थी और उनका लड़का रमन कॉलेज में जाया करता। लाइक उनका लड़का तो एकदम ही नॉर्मल था, कोई भी कभी बुरी आदत उसमें थी ही नहीं। लाइक शाम को आएगा, नॉर्मली टीवी देखेगा, गेम्स वगैरह खेलेगा, नीचे जाएगा, क्रिकेट वगैरह खेलेगा, एकदम नॉर्मल लाइफ, पूरा घर ही एकदम नॉर्मल था। लेकिन अब ये एक बार की बात है कि नया नया घर था तो अभी उन्होंने हर एक चीज़ साफ़ कर ली थी। बैल्कनी उन्होंने साफ़ नहीं करी थी, बैल्कनी में बहुत ज़्यादा सामान रखा हुआ था। एक दीवार के पास एक बड़ा सा ऐसा कुछ रखा हुआ था, शू रैक या फिर अलमारी जैसा कुछ तो था। फिर उन्होंने सोचा कि आज इस अलमारी को हम लोग निकालते हैं, वैसे भी बहुत गंदा सा लग रहा है। उन्होंने वो अलमारी निकाला और नीचे जाके रख दिया उन लोगों ने बिल्डिंग में। लेकिन उस समय ना ताजुब की बात ये थी कि उस दीवार पर एक काला कलर का धब्बा था, बहुत बड़ा। उनको लगा कि शायद से हो सकता है कि यहाँ पे कुछ प्लास्टर का काम किया हो वगैरह वगैरह, क्योंकि ये उन्होंने पहले नहीं देखा जब वो घर देखने आए थे। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा फर्नीचर भी रखा हुआ था बैल्कनी में। तो अब ये वाली बात तो उनके बैक ऑफ द हेड पे चली रही है। लेकिन जो रीना थी, जो कि हाउसवाइफ थी, अब वो ये वाली बात कहने लग रही थी कि पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि यहाँ पर ठंडी हवाएं बहुत आती है, और जब ठंडी हवाएं आती है तो बैल्कनी में ऐसा लगता है कि कोई शख्स खड़ा है और वो काँप रहा है। लेकिन काँपने की आवाज़ आती है, और हमारे घर पे तो कोई काँप नहीं रहा है, बस इस बैल्कनी से काँपने की आवाज़ आती है, क्यों? और ऊपर से पता नहीं एकदम घुटन सी भी महसूस होने लग रही है। अब रंजीत ने कहा कि हो सकता है कि हमारा जो फ्लोर है थोड़ा हायर लेवल पे, 12th फ्लोर पे है, तो इस रीज़न की वजह से मुझे लगता है प्रेशर थोड़ा कम होगा या फिर हवा ज़्यादा होगी, ये सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है। और उसने ये सारी बातों को हंसी में डाल दी। लेकिन एक और एक बात थी, जब वो जो रमन था उनका बेटा, वो अक्सर बैल्कनी में जाके उसी दीवार को देखा करता था। उसको ऐसा लगता था कि कोई उसको बैल्कनी में बार बार बुला रहा है। फिर आती है रविवार की रात, जब पूरा परिवार बैठ के इंडिया का मैच देख रहा था, क्रिकेट का मैच चल रहा था रात में, सब लोग वो बैठ के देख रहे हैं। एंड उसके बाद क्या हुआ कि अचानक से रीना ना बार बार यहाँ पे देख रही थी, जो बैल्कनी का विंडो है उसके तरफ देख रही थी। एंड रंजीत भी देख रहा था कि वो बार बार उधर क्यों देख रही है। फिर रीना माल में क्या देख रही थी कि वो जो पर्दा है बहुत हिल रहा है, बार बार दिख रही है, बार बार हिल रही है, और हवा भी इतनी चल नहीं रही थी उस समय। ऐसा लग रहा था कोई इंसान लाइक खुद ज़बरदस्ती उसे हिला रहा है। अब कुछ देर बाद जब रीना ने वहाँ पे वापस देखा तो उसको लगा कि खिड़की से कोई तो औरत झाँक रही है। और उस समय रीना थोड़ी सी एकदम पीछे हो गई और रंजीत ने देखा। रंजीत ने पूछा क्या हुआ? फिर रीना ने बोला नहीं कुछ नहीं हुआ, मैं अंदर जा रही हूँ सोने के लिए। ठीक है। उसके बाद वो अंदर चले जाती सोने के लिए। रंजीत और रमन बाहर बैठ के ये देख रहे थे, इंडिया का मैच देख रहे थे, वो उनका भी खत्म हो गया। अब जैसे ही वो लोग सुबह में उठे, रीना जैसे ही बाहर गई बैल्कनी में, उसने देखा कि बैल्कनी के विंडो में हाथों के निशान थे, और ये ना रंजीत के थे ना रमन के थे, किसी औरत के ही हाथों के निशान थे। फिर उसे याद आया कि कल रात को भी तो यहाँ पे एक औरत खड़े होके झांक रही थी हमारे तरफ।
उसी समय ना उसको एक अजीब सी बदबू आने लग गई बैल्कनी में से। वो अभी रंजीत को भी कहने लग गई कि रंजीत देखो ना यहाँ पे अलग सी स्मेल आ रही है। रंजीत ने कहा कि होगा, अभी गर्मी का टाइम चल रहा है, शायद से कोई चूहा वगैरह मर गया रहेगा। उसने कहा हाँ शायद हो सकता है, वहाँ पे एयर फ्रेशनर मारा उसने, नहीं गई स्मेल। फिर उसके बाद रीना ने क्या किया ना, अगरबत्ती वगैरह लगा के वातावरण को थोड़ा सा शुद्ध करने के लिए उसने अगरबत्ती लगाया, पूजा पाठ किया यहाँ पे, और थोड़ा सा उसको अच्छा लगने लगा, उसके पीस ऑफ माइंड के लिए थोड़ा प्रॉपर लगने लगा फिर उसे। लेकिन उसके बाद क्या हुआ, वापस से बदबू आने लग गई। फिर उसके बाद रीना ने कहा कि चलो मैं बैल्कनी साफ़ कर देती हूँ। उसने साफ़ किया पूरे पानी से, फिर भी वो स्मेल नहीं गई। जो भी हो, बैल्कनी के पास जाते ही वो पूरी जो स्मेल होती थी भारी हो जाती थी। लेकिन अब उसी रात बदबू के साथ साथ कुछ और चीज़ें भी होना शुरू हो गई थी। अब ये एक बार की बात है, रात के कुछ 2:30 बज रहे थे। उस समय रंजीत और उसका परिवार सो रहा था। अब अचानक से रंजीत को ना थोड़ी सी प्यास लगी। उसने बोला कि चलो ठीक है, बाहर जाके मैं थोड़ा पानी पी के आता हूँ। वो बाहर गया किचन में, उसने पानी पिया। हॉल में बस वो अभी ऐसे ही बस खड़ा ही था, कुछ पता नहीं देख रहा था सामान वगैरह और रख रहा था, पता नहीं, ही वॉज डूइंग समथिंग। उसके बाद अब वो हॉल से बेडरूम की तरफ आ रहा था, लेकिन उसी समय उसने देखा कि हॉल का जो एक पर्दा है वो हिल रहा है। खिड़कियाँ बंद थी, हवा का कोई सोर्स नहीं है, फिर भी पर्दा कैसे हिल रहा है। वो गया और जाके उसने पर्दे को हटाया, वहाँ पे कोई भी ऐसी चीज़ नहीं थी। लेकिन ये सारी चीज़ें हुई। अब उसने खिड़की को भी अच्छे से एकदम लॉक कर दिया था कि मतलब हवा आएगी ही ना। उसने अभी सोने का फैसला लिया कि मैं जाके सो जाता हूँ, इतना ज़्यादा मुझे सोचना नहीं चाहिए। वो गया बैल्कनी वगैरह लॉक करके अंदर गया सोने के लिए। अब वो सुबह सुबह सबसे पहले उसको ही काम पे जाना होता था, तो घर पे सबसे जल्दी सुबह में वो ही उठता था। अब वो उठ गया, बाहर गया हॉल में। जैसे वो हॉल में गया, उसने देखा बालकनी का दरवाज़ा पूरी तरीके से खुला था, और वही जो हवाएं चल रही थी और जो गंदी बदबू आ रही थी। वो सोचो ये सब क्या है यार, क्या ये कैसे घर में आ गया हूँ मैं, कौन कर रहा है ये सारी चीज़ें। आमतौर पे तो ये सारी चीज़ें नहीं होती। अपना वो एकदम थक हार के बैल्कनी में गया। बैल्कनी में जाने के बाद अब उसने उसी दीवार पे ना ऐसा बस हाथ रख दिया, और हाथ रख के बस कुछ सोच रहा था। उस समय उसने देखा कि बाकी सारी दीवारें गर्म है, क्योंकि गर्मी का मौसम है। यही एक दीवार ठंडी क्यों है। ठंडी के साथ साथ पूरी दीवार गीली भी थी, और जो बांस आ रही थी वो अलग। उसी रात तकरीबन 2:55 को रंजीत की नहीं बल्कि रीना की आंखें अचानक से खुली, और वो भी इस वजह से क्योंकि उसे अपने बदन पर किसी के होने का एहसास हो रहा था। जब उसने अपनी आंखें खोली तो उसे अपने ऊपर बैठी हुई एक औरत दिखाई दी, जो कि रीना को देखकर घुर्रा रही थी। वो कुछ भी कर पाए उससे पहले ही वो औरत उठी और बेडरूम के बाहर चली गई। हड़बड़ाहट में रीना भी उसके पीछे गई। उसने देखा कि वो औरत बैल्कनी के पर्दों में उसी के सामने गायब हो गई। कि देखकर रीना एकदम जोर से चिल्लाई, पर जब रंजीत ने आकर भी चेक किया तब वहां कुछ भी नहीं था। रीना ने कहा कि मेरी बात प्लीज मानो, मुझे कई दिनों से ऐसा एहसास हो रहा है कि मेरे इर्द गिर्द कोई तो है जो घूम रहा है, भटक रहा है, मानो जैसे मेरे ऊपर निगरानी रख रहा हो। और आज के बाद तो वो चीज तय हो चुकी है। अगली सुबह जब वो लोग नाश्ता करने बैठे थे तो उन्होंने देखा, एक्चुअली खासकर रीना ने देखा कि जो रमन था वो कुछ बोल नहीं रहा था, कुछ नहीं कर रहा था, बस ऐसे एकदम शांति से बैठा हुआ था। ना वो कॉलेज गया है ये बार, ना वो कुछ टीवी वगैरह देख रहा है, ना उस समय उसको नया फ़ोन लेकर दिया था तो वो भी नहीं वो यूज़ कर रहा था। इट वॉज लाइक कुछ भी नहीं कर रहा है वो, गेम्स वगैरह कुछ नहीं, नथिंग। तो फिर रीना गई उसके पास ढूंढने के लिए कि किधर है, किधर बैठा है ये। तो हॉल में गई, हॉल में नहीं था, तो वो बैल्कनी में बैठा हुआ था। एक्चुअली बैल्कनी में जाके उसने देखा तो वो उसी जो काले कलर का जो वहाँ पे धब्बा था काले रंग का, वो वहीं पे देख रहा था। रीना गई उसके पास और फिर उसने पूछा कि क्या हुआ बेटा। फिर रमन ने कहा माँ वो रो रही है। रीना एकदम चौंक गई और उसने फिर पूछा कौन रो रही है। फिर रमन ने कुछ नहीं कहा, उसने सिर्फ इशारा किया उस दीवार की तरफ जहाँ पे वो काला रंग लगा हुआ था। और फिर उसने कहा पता नहीं माँ, वो घुटन के मारे शायद रो रही है। और फिर रीना ने कहा तुम ये सब क्या बात कर रहे हो। फिर रमन ने कहा माँ मुझे लग रहा है कि वो ना अंदर फंस चुकी है, उसको सांस नहीं आ रही है अंदर। रीना बहुत ज़्यादा घबरा चुकी थी। रीना ने उसको बार बार डांटने की कोशिश करी कि अंदर चलो अंदर चलो। फिर रमन ने कहा कि नहीं माँ, हमें शायद उसकी मदद करनी चाहिए। फिर उसके बाद उसका हाथ पकड़ के रीना ने अंदर लाया और उसको चिल्लाया कि ऐसी बेतुकी बातें मत करो तुम। इनफैक्ट अब सोसाइटी के काफ़ी लोग भी इस चीज़ के ऊपर कंप्लेन करने लग गए थे कि पता नहीं क्यों आपके बैल्कनी से बहुत गंदी बदबू आती है, कभी कभार लिफ्ट तक आने लग जाती है तुम्हारे यहाँ की बदबू। जो उस फ्लैट के इर्द गिर्द रहते थे, समझो कि किसी की बैल्कनी यहाँ से जुड़ी हुई है, उनका क्या कहना होता था कि पता नहीं क्यों आधी रात को 12-1 बजे के अराउंड आपके बैल्कनी से ना दीवार खरोचने की आवाज़ आती है, जैसे कोई तो दीवार खरोच रहा है। ऐसी भी आवाज़ें आती है जैसे कि कोई दीवार ठोक रहा है, अंदर से खोदने की कोशिश कर रहा है, कुछ तो है यहाँ पे। और इतनी गंदी यहाँ पे बदबू आती है कि हम सोच भी नहीं सकते, हमारा दिमाग लिटरली वीक पड़ जाता है इस बदबू के सामने। फिर ये एक बार की बात है जब वहाँ पे रहने वाले संदीप
नाम के एक शख्स थे, वो वहाँ के काफ़ी बुज़ुर्ग अंकल थे, और उन्होंने एक बार आके इनको कहा कि देखो बेटा, मैं यहाँ पे कई सालों से रह रहा हूँ, और रंजीत बेटा एक चीज़ याद रखो, ये सारी चीज़ें ऐसा नहीं कि पहली बार हो रही है हम लोग के साथ, हम लोग ये कम से कम 2-3 महीने से ये सारी चीज़ें हम लोग सुन रहे हैं, या आवाज़ें सुन रहे हैं, या फिर ये जो बदबू है वो हमको 2-3 महीने से आ रही है। तुमसे पहले भी यहाँ पे एक परिवार रहता था, पता नहीं उनके साथ ये चीज़ हुई है कि नहीं है, लेकिन वो कैसे थे, माँ बाप थे और एक बेटी थी, उनके परिवार में बहुत झगड़े होते रहते थे, एकदम अनबन थी उनमें। एंड उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, वो माँ बाप कहीं पे चले गए, बेटी का भी कुछ पता नहीं चल पाया कि वो बेटी किधर गई, किसी को भी उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, पता नहीं ऐसे ही एक रात को गायब हो गए वो लोग। दिन गुजरते गए, बदबू अब सिर्फ बदबू ही नहीं रही थी, अब एक गर्म सांस के साथ आ रही हो, जैसे कि कोई बिल्कुल आपके पीछे खड़ा हो और आपके गर्दन पर सांस ले रहा हो। ये चीज अब रंजीत के नजरों में एकदम चुभने लगी थी। जब वो नहाकर बाहर निकल रहा था, तब उसने देखा कि बाथरूम के मिरर पर कुछ लिखा हुआ है, अब और नहीं। वो डर के मारे फौरन बाहर निकला, उसने अपनी शक्ल बैल्कनी की ओर घुमाई और देखा तो उसके खिड़की पर भी सेम चीज लिखी हुई थी, अब और नहीं। ये सब देखकर वो बहुत ही ज्यादा डर चुका था, पर अगर वो किसी को भी बताता तो उसकी पत्नी और उसका बेटा दोनों भी डर जाते। लेकिन ताजुब की बात तो ये थी कि कुछ देर बाद रीना खुद सामने आई और वही हरकतों के बारे में वो बताने लगी, जो कि रंजीत ने अभी अभी देखी थी। यानी अब अथॉरिटीज को बुलाने के अलावा कोई और चारा बचा ही नहीं था। अगली सुबह जब अथॉरिटीज़ वहाँ पे आई, जो भी पुलिस वाले थे सब लोग वहाँ पे पहुँचे, उनको ये सारी बातें बताई शर्मा फैमिली ने। फिर पुलिस वालों ने कहा कि ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं, ज़रा छानबीन करते हैं। एक काम कीजिए, आप लोग थोड़े वक्त के लिए बाहर चले जाइए, हम कोई भी सामान को हाथ वगैरह नहीं लगाएंगे, चाहिए तो आप सब पे पर्दा वगैरह डाल के चले जाओ अपने सेफ्टी के लिए। फिर वो जो अथॉरिटीज़ थी उनको भी यही चीज़ लगा कि कुछ ना कुछ इस दीवार के पीछे ही है। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, एक मिस्त्री या फिर एक इलेक्ट्रिशियन को बुलाओ। फिर उन्होंने बुलाया एंड उसके बाद ड्रिल मारना चालू कर दिया उस दीवार पे। जैसे ही पहला ड्रिल गया दीवार के अंदर, अंदर से खून के छींटे आए बाहर। खून के छींटे बाहर आ चुके थे, काला कलर का खून था पूरा, अंदर से और गंदी बदबू आने लग गई। एक चीज तो उनको समझ में आ गई थी, और उस मिस्त्री ने कहा भी उस समय कि साहब ये दीवार पूरी खोखली है, अंदर से कुछ है इसके अंदर। जैसे ही पुलिस वाले ने अंदर टॉर्च मारा तो अंदर दिखी एक लड़की की आंख, मतलब अंदर एक लड़की की लाश छुपी हुई थी। उन्होंने पूरे दीवार को खोदना चालू कर दिया। जैसे वो पूरा दीवार खोद के ख़त्म हुआ, अंदर वाकई में एक लड़की की लाश थी। ज़्यादा पुरानी नहीं, खाली 2-3 महीने पुरानी होगी, डिकम्पोज हो चुकी थी, उंगलियां पूरी तरीके से टूट चुकी थी। ऐसा लग रहा था कि वो दीवार को खरोचने की कोशिश कर रही है। और ये भी पोस्टमार्टम में पता चला कि जब वो लड़की इस दीवार में चुनवाई गई थी, उस समय वो लड़की जिंदा थी। उसकी जो मौत है वो दम घुटने की वजह से हुई है। पुलिस वालों ने कहा अभी मुझे नहीं लगता कि पूरी शर्मा फैमिली को यहाँ पे रहना चाहिए, बिकॉज दिस इज़ अ क्राइम सीन। आपको यहाँ पे नहीं आना चाहिए, बिकॉज दैट विल बी ट्रेसपासिंग द क्राइम सीन। तो आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। उस समय के बाद शर्मा फैमिली कभी भी उस घर में आई ही नहीं। आज भी ऐसा बताया जाता है कि जब वहाँ के वॉचमैन वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस देखते हैं तो आज भी वहाँ पे कुछ ऊटपटांग चीज़ें दिखती है, कहीं पे सामान इधर उधर हो रहा है वगैरह वगैरह। और जो वहाँ के पड़ोसी है वो भी कहते हैं कि यहाँ से लड़की की आजकल आवाज़ें आती है, पहले रोने की आवाज़ें आती थी, आजकल वो लड़की बस इतना कहती है कि अब मुझे अच्छे से सांस आ रही है, अब मुझे सांस मिल रही है। आज इस कहानी के अंत में मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा कि हर अजीब चीज़ का जो जवाब है ना, वो आपको लॉजिक में नहीं मिलेगा। और एक बात कि हर बदबू सिर्फ गंदगी की नहीं होती। कभी कभी हम जो इग्नोर कर देते हैं वो हर एक चीज़ प्रॉब्लम नहीं होती है। हो सकता है कि वो चीज़ किसी चीज़ की अधूरी भटकी हुई कहानी हो। और कुछ कहानियाँ सिर्फ डराने के लिए नहीं होती है, वो याद दिलाने के लिए होती है कि हर एक आवाज़ सुनना डिजर्व करती है, चाहे वो आपके सामने से आ रही हो या किसी दीवार के पीछे से आ रही हो। माय नेम इज़ अमान पारकर और मैं आपको मिलूंगा मेरी नेक्स्ट हॉरर स्टोरी में। शुक्रिया।